गुड इवनिंग बच्चों। बेटा अपन ने सॉल्ट ब्रिज स्टार्ट किया था, वही सारी आपको सबको। ओके, ना देखिए सुनी, सॉल्ट ब्रिज आपने क्या देखा था बेटा? देखो, ध्यान दीजिए। हमने देखा था, यहाँ दो तो देखो, ये तो थी मेटल की स्ट्रिप, ठीक है, ठीक। और ये था सॉल्यूशन। ऐसा कुछ बनाया था हम लोगों ने, बोलो बच्चों, ऐसा कुछ बनाया था। ये मेटल की स्ट्रिप थी, तो बेटा जो मेटल स्ट्रिप थी उसको तो कनेक्ट किया था किसके थ्रू? वायर के थ्रू कनेक्ट किया ना, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया था इस तरह से, किया था बच्चों, है ना। ये सॉल्ट ब्रिज, ये पॉइंट समझ में आया है कि दोनों मेटल की स्ट्रिप को हमने वायर से कनेक्ट किया था और दोनों इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को किससे कनेक्ट किया था? सॉल्ट ब्रिज से। इतना समझ में आया है? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, हमने क्या बोला था कि स्टार्टिंग में ये प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का है वो बहुत फास्ट होता है ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर बहुत फास्ट होगा, तो क्या होगा बेटा कि देखो, एनोड की जो स्ट्रिंग पर क्या चार्ज डेवलप हो जाता है, एनोड की जो रोड है उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होते। अब अगर आप ध्यान दें कि स्ट्रिप के ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण और सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है Zn+1 Zn+2 के कारण, अगर हमने Zn+2 को न्यूट्रलाइज नहीं किया तो ये Zn+2 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाएंगे बच्चों, बोलो लगाएंगे। और इस अट्रैक्शन के रिजल्ट क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा ना बेटा, बोलो, है ना। तो हमने क्या किया कि इस Zn+2 को न्यूट्रल करने के लिए, देखो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, देखो KNO3 ले रखा बेटा। KNO3 में दो आयन है, K+ और NO3-। इधर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ उसको खत्म करने के लिए इधर से नाइट्रेट आयन आया, इधर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ उसको खत्म करने के लिए इधर से K+ आया। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो, ये पता आपको, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात समझने की है कि हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट कहां मिलेंगे जिसमें केटाइन और एनाइन दोनों की जो मोबिलिटी है, जो दोनों की वेलोसिटी है, वो इक्वल होना बहुत जरूरी है बेटा। इक्वल होना क्यों जरूरी है, कौन बताएगा? देखो, मैं ऐसा लिख रहा हूं कि आयोनिक mobility of cation and anion of salt used in bridge should be similar। ये पॉइंट समझे बच्चों, मोबिलिटी बोल दो चाहे वेलोसिटी बोल दो। एक बात बताओ बच्चों, देखो एनोड की तरफ तो जा रहा है नाइट्रेट आयन, जा रहा है बच्चों, और कैथोड की तरफ जा रहा है K+ जा रहा है। अब एक बात, आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट के अंदर जब एक रन पूरा किया जाता है तो एक बंदा होता है स्ट्राइक और एक बंदा होता है नॉन स्ट्राइक साइड। ये रन तब भी कंप्लीट होगा जब दोनों का जो 100% कमिटमेंट हो, तभी पूरा होगा ना बेटा, बोलो। स्ट्राइक एंड नॉन स्ट्राइक वाला जब दोनों 100% कमिटमेंट दिखाएंगे, कोई ऐसा हो कोई बीकानेरी कि नहीं मैं तो अभी चाय पी के आऊंगा या कचौड़ी खा के आऊंगा, तू भाग, तो बेटा रन कंप्लीट होगा?
वो कचौड़ी खाते रहेगा और पीछे से क्या हो जाएगा, पीछे से रन आउट हो जाएगा ना। समझ आई बात। तो जरूरी क्या है बेटा कि दोनों की वेलोसिटी इक्वल होना जरूरी है ना, दोनों की वेलोसिटी इक्वल होना जरूरी है ना, ताकि दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो, साइमल्टेनियसली मेंटेन हो। इधर एनोड की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है और इधर कैथोड की तरफ जो नेगेटिव चार्ज है, दोनों को सेम टाइम पे न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। समझ में आ रही बात? बोलो बेटा। सोचो आपने कैथोड की तरफ तो मेंटेन कर दिया, एनोड की तरफ मेंटेन किया ही नहीं, तो एनोड की तरफ आपका रिजल्टेंट पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा ना। ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलो। अरे दोनों की इक्वल स्पीड क्यों होनी जरूरी है, समझ में आया क्या? समझ में आ गई बात, है ना? तो ये जो मैंने लाइन लिखा है, समझ में आया कि इनकी जो स्पीड है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें अपन आगे क्या लिख लेंगे, सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैन बी मेंटेन्ड at the same time in both electrode। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? बोलो बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अब एक बात बताओ, हमने कल कहा ना कि जो हम ये इलेक्ट्रोलाइट काम में ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कैसा बोला था मैंने बच्चों, या इनर्ट? इट शुड बी रिएक्टिव और इनर्ट, इट शुड बी इनर्ट। इनर्ट का मतलब कि ये ना तो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और ना ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस उनसे पार्टिसिपेट करे। तो एक बात बताओ बच्चों कि क्या मैं केसीएल का यूज ऐसे सेल में कर सकता हूं क्या जिसका एनोड एजी से बना हुआ हो? नहीं कर सकते ना। ऐसा करने से बच्चों क्या हुआ था, याद है क्या? आपने क्या देखा था, प्रेसिपिटेशन बना था, और प्रेसिपिटेशन बनने से क्या हुआ था, ये देखो आपको दिख रहा है, ब्लॉकेज हो गया था। ये क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इससे आगे चलो फिर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। चलो, तो अब अपन एक काम करते हैं बेटा, देखो सुनो। अब मैं लिखता हूं फंक्शंस ऑफ सोल्ट ब्रिज। ठीक है बेटा, ये फंक्शंस ऑफ सोल्ट ब्रिज 12th में भी आता है और आपका नीट या जेई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। सबसे पहले बताओ, सोल्ट ब्रिज से हमने क्या किया था, याद करो। सर्किट जब हमने सेल बनाया था कल, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था ना, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था ना। तो हम क्या करेंगे कि पहला पॉइंट तो ये हुआ कि इट कंप्लीट्स इलेक्ट्रिक सर्किट। बोलो ये बात सुन भाई, बोलो ये इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, फिर देखो बच्चों सुनो, फिर अपन कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स पाथ फॉर द फ्लो ऑफ आयंस। बोलो याद है क्या? इसके थ्रू, याद करो, सल्फेट आयन आया था ना बेटा। देखो ये सल्फेट आयन किसके थ्रू आया था, याद करो, सोल्ट ब्रिज के थ्रू आया था ना। तो ये पाथ देता है ना आयंस को माइग्रेट करने के लिए। बोलो। ठीक है, चलिए फिर कह सकते हैं इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ
इलेक्ट्रोड्स। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया? बोलो, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट। फिर बोल रहे हैं कि इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनोड एंड कैथोड। ठीक है, ये दोनों के जो इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड और कैथोड, उनकी मिक्सिंग को रोकता है ना, इससे वो दोनों अलग अलग पड़े। बोलो, इसको मैं अभी एक पॉइंट से समझाता हूँ, देखो आपको। अच्छा, इससे देखो एक चीज समझना बेटा, बाय द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिक्स वी कैन एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को समझते हैं अपन, डी और ई दोनों पॉइंट को साथ में समझते हैं। ये क्या है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, इस पॉइंट को बेटा ढंग से समझ लेना आप। ठीक है, इस पॉइंट को समझे बच्चों? चलो देखो, देखो अगर मान लो कोई दिमाग में ऐसा लगाए कि मान लीजिए मैं दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो एक ही कंटेनर में ले लेता हूं। ठीक है बेटा, मैंने एक ही कंटेनर में ले ली, समझ में आई बात? एक तरफ मैंने एनोड लगा दिया और दूसरी तरफ मैंने कैथोड लगा दिया इसे। ठीक है बेटा, ये जिंक है और ये कॉपर है और ये इधर कॉपर सल्फेट। ये क्या किया, समझ में आ रहा आपको? क्या किया बेटा, मैंने दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो एक ही कंटेनर के अंदर ले लिए। अब देखो बेटा, एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि एनोड वाले साइड कौन से आयन आए? एनोड वाले साइड कौन से आयन बड़े थे? एनोड की साइड Zn का ऑक्सीडेशन होने से Zn+ आयन बने थे ना बच्चों? बोलो, Zn+ आयन बने थे, है ना? तो देखो बेटा सुनो, एनोड की साइड मैंने ऐसे दिखा दिया, Zn+2 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 दिखा दिया। बोलो, अब देखो कैथोड की तरफ कौन सा आयन बने? बोलो, कैथोड की तरफ कौन सा आयन बने बेटा? सल्फेट आयन बने। अब एक बात समझना बेटा, देखो ये जो बीच में जो ये लाइन थी, ठीक है, ये मान लीजिए ये पार्टीशन था बीच में, ठीक है, इसमें हुआ क्या? ध्यान दो बच्चों, देखो एक साइड आपके Zn+2 आयन एक्यूमुलेट, दूसरी तरफ सल्फेट आयन एक्यूमुलेट हो रहे बच्चों। क्या यहाँ पे एक डबल लेयर बन गई? क्या यहाँ पे एक डबल लेयर बन गई बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ बेटा, इंटरनल सर्किट कैसे कंप्लीट होता था? इंटरनल सर्किट कैसे कंप्लीट होता था? किसके फ्लो से? बाय द फ्लो ऑफ सल्फेट आयंस। अब देखो बेटा सुनो, स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि चलो सल्फेट आयन चला जाएगा, लेकिन लेटर ऑन देखो बेटा क्या होगा कि जैसे ही ये डबल लेयर बनी बेटा,
अब अगर इधर से सल्फेट आयन इधर जाने की कोशिश करेगा तो क्या जाने देगा? अब अगर इधर से सल्फेट आयन आपका कैथोड की साइड से एनोड की साइड अगर जाएगा तो क्या जाने देंगे इसको? जाने देंगे क्या बच्चों? बोलो। नहीं जाने देंगे ना। देखो, क्योंकि अब ये तो जो डबल लेयर बनी ना, ये तो फिक्स हो गई। अब जो नया सल्फेट आयन है ना, उस सल्फेट आयन को ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली लेयर क्या करेगी उसको? बोलो, ये वाली लेयर क्या करेगी उसको? रिपल्शन देगी ना। बोलो, रिपल्शन देगी, अपोज करेगी, है ना बेटा? अब मुझे बताओ, जब अपोज करेगा, रिपल्शन देगा, तो क्या सल्फेट आयन मूव किया? क्या सल्फेट आयन मूव किया? नहीं किया। तो मूव नहीं किया तो फिर करंट का फ्लो होगा? करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। बोलो, करंट का फ्लो रुक जाएगा फिर? करंट का फ्लो रुक जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, ये दोनों तरफ क्या थे बेटा? दोनों तरफ लिक्विड थे ना। एक तरफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था, एक तरफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ठीक है? और दोनों के जंक्शन पर एक साइड डेवलप हुआ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ डेवलप हुआ नेगेटिव चार्ज। जब प्लस और माइनस आसपास डेवलप होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जब प्लस और माइनस आसपास डेवलप होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बेटा, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये कहां डेवलप हुआ? ये दो लिक्विड के जंक्शन पर डेवलप हुआ। ये दो लिक्विड के जंक्शन पर डेवलप हुआ क्या? बोलो, हुआ ना बेटा? तो इसको मैं बोल सकता हूं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या मैं बोल सकता हूं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल? बोलो, ये बात क्लियर हुई क्या? अरे बच्चों, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल समझ में आया क्या? तो मुझे एक बात बताओ, इस पोटेंशियल के कारण लेटर ऑन करंट का फ्लो रुक जाएगा ना? करंट का फ्लो रुक जाएगा ना? तो अब बताओ, क्या दोनों इलेक्ट्रोड को एक कंटेनर में लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए ना? तो फिर इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ सोल्ट ब्रिज। बेटा, सोल्ट ब्रिज की प्रॉपर्टीज सबको समझ में आ गई? सोल्ट ब्रिज की प्रॉपर्टीज, फंक्शन सबको समझ में आ गए? किसी को डाउट है तो फटाफट बोलो बेटा। किसी को डाउट है जल्दी से बोलो। दिव्यांशी तोमर, बेटा एक बात सुन, रिएक्शन करना न्यूट्रलिटी का मतलब नहीं है। एक बात बता, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में रिएक्ट करते हैं क्या? एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है दिव्यांशी तोमर? इक्वल नंबर होता है ना कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये होता है ना इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जितने आपके Zn+2 आयन डेवलप हुए, उस प्रपोर्शन में अगर मान लो नाइट्रेट आयन आ जाएंगे तो उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी बेटा? समझ में आ गया? बेटा ये पुलकी जस्टुजा मैंने ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही तो लगाई है बीच में। ये बीच में क्या लगाई है मैंने? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के एक साइड Zn+2 आयन आ जाएंगे, दूसरी साइड सल्फेट आयन आ जाएंगे, तो फिर क्या डेवलप हो जाएगा? LLJP, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल।
बोलो क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, कोई डाउट है तो बोलो। आप इस पे कुछ क्वेश्चंस कर ले। चलो अब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप ट्राई करेंगे। देखिए बेटा सुनिए, मैंने लिया बताओ बेटा, इस सेल का मुझे ई सेल निकाल के दीजिए आप लोग। इस सेल का ई सेल निकाल के दीजिए। बच्चों बताओ इसमें एनोड कौन है? बच्चों बताओ इसमें एनोड कौन है? टिन है। और कैथोड कौन है? कैथोड कौन है? पीबी है। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर एनोड ले, इक्वेशन ठीक लिखी मैंने, एनोड पे ऑक्सीडेशन ठीक किया मैंने। फिर देखिए कैथोड पर, ऐसा करेंगे? बोलो बच्चों। अब देखो, ऐसा आएगा तो n इक्वल्स टू 2 आ गया। बोलो n इक्वल्स टू 2 आ गया। अब मुझे बताओ, सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लें। ई नॉट सेल देखो, ई नॉट, ये लिखना आता है आप लोगों को। जैसी रिएक्शन होती है वैसा चलते जाइए। अब देखिए बेटा, हमें एसएन से एसएन प्लस 2 चाहिए, तो ये प्लस हो जाएगा देखो, और वो माइनस ना। अल्टीमेटली बोलो ये आया क्या पहले? बोलो ये आया क्या? क्या ये हमारा आंसर है? क्या ये हमारा आंसर है क्या? ये आंसर नहीं है बेटा, हमें ई सेल निकालना है। तो अब क्या लगाएंगे? अब क्या लगाएंगे? नर्स इक्वेशन। वेरी गुड। तो बेटा नर्स इक्वेशन लगा लो। क्या ठीक लिखा? ठीक लिखा है क्या? अब देखो बच्चों, 0.01, इसको 0.06 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2। बेटा Sn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1। और Pb प्लस 2 का कितना है? 10⁻³ है बेटा। तो यहां से देखो, ये हो गया 0.03, हो गया बेटा। तो बोलो 0 पॉइंट, ये 0.03 इंटू 3 log 10, तो 0.0। क्या आंसर सही निकाला मैंने?
क्या आंसर सही निकाला? आप बताओ, क्या ये सेल काम करेगा? क्या ये सेल काम करेगा? नहीं करेगा। तो क्या इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होगी? नहीं होगी। तो इसमें कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? फॉरवर्ड नहीं हुई तो कौन सी हुई? फिर बैकवर्ड हुई, है ना? फॉरवर्ड नहीं हुई तो फिर कौन सी हुई? बैकवर्ड हुई। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। बताओ भाई, बताओ बच्चों, आपको इसका ई नोट सेल निकालना है। आप बताओ बच्चों, इसमें एनोड कौन है? एनोड कौन बना रहा है? Cl। और कैथोड कौन बना रहा है? हाइड्रोजन। तो क्या दोनों की इक्वेशन से कर सकते हैं बेटा? आप करेंगे? आंसर देंगे? बताइए, आंसर निकालिए। अर्चिता बिनानी, अर्चिता बिनानी बताओ। बेटा एनोड पे क्या होता है? बेटा एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। अब देखो बेटा, हम कैसे करेंगे, ध्यान दो। देखो, हमने क्या किया, एनोड लिया, और एनोड पे देखो मैंने ये लिखा Cl-। क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? क्या? बोलो। ये सही है। अब हो सकता है कोई बच्चा कहे कि सर देखो Cl2 इधर है और Cl- इधर है, तो Cl2 से Cl- बनाना था ना। बेटा ऐसा मत कर देना। आपको अगर किस साइड दिख रहा है, अगर लेफ्ट साइड दिखा है तो वो एनोड होगा, एनोड पे आपको ऑक्सीडेशन ही करना है, ठीक है? अच्छा अब बताओ, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। तो इसको रिडक्शन करवाओ। करवा दिया? बोलो नेट सेल रिएक्शन देखो कैसे आ जाएगी। बोलो ये आएगी क्या बच्चों? ये आएगी क्या? अच्छा अब बताओ, एन की वैल्यू बताओ कितनी है? एन की वैल्यू 2 है बेटा। वेरी गुड नैना मदान, एन की वैल्यू 2 है। अब मुझे बताओ, इसका ई नोट सेल लिखते हैं अपन। इसका ई नोट सेल कितना आएगा? बेटा देखो, आपको चाहिए Cl- से Cl2, तो उल्टा कर दूं क्या? इसको रिवर्स कर दूं क्या? बोलो माइनस का प्लस कर दूं क्या? ठीक है। अच्छा यार, हाइड्रोजन की वैल्यू दी नहीं मेरे को, क्या करूं? हाइड्रोजन की वैल्यू दी नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों? 0। ठीक है, तो अब देखो सुनो।
बोलो ऐसा लिखेंगे बेटा? गैस का तो प्रेशर ही लिखा जाएगा ना, गैस का प्रेशर लिखा जाएगा। तो देखो बच्चों, ये हो गया 0.5, 0.03। आप बताओ, प्रेशर ऑफ Cl2 बेटा इसने कितना दिया था? 2 दिया था। प्रेशर ऑफ H2 दिया था इसने 3। Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इसने दी थी 10 की पावर -1, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इसने दी थी 10 की पावर -2। बोलो ऐसा करेंगे क्या? ये हमने सही लिखा है क्या? बोलो बच्चों, सही लिखा है? अब देखो बेटा, इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो 0.5, ये ऐसा हो गया बेटा, ये ऐसा आ जाएगा क्या? ऐसा आ जाएगा क्या? अब बेटा आपको इस लोग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बेटा लोग में जो मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको हम क्या करते हैं? लोग में जो मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा, उसको अपन उसका एडिशन कर देते हैं। एडिशन कर दिया। log 2 की वैल्यू बच्चों याद करो 0.30, इसकी वैल्यू 0.48, ये पावर है, आगे आ जाएगी बच्चों, और log 10 की वैल्यू 1 होगी। ये समझ में आया क्या? बोलो, ये क्लियर है क्या? अरे log की वैल्यू निकालनी आती है ना बच्चों सबको? ठीक है। अब देखो बच्चों, ये आ गया 6 पॉइंट, क्या आ जाएगा, 78 आ गया। तो देखो क्या करेंगे अपन बेटा, ई सेल क्या आ जाएगा, 0.5, ठीक है, और ये 6.78। सोल्व करोगे ये लगभग लगभग आएगा आपका 0.3 वोल्ट। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? किसी को डाउट है क्या? किसी को भी नहीं? पक्का? अब बेटा दो क्वेश्चन और है, बोलो मैं सोल्व करवाऊं या आप अपने आप ट्राई करेंगे? सॉल्यूशन तो है। अच्छा बताओ, ये सेल काम करेगा क्या, पहले ये बताओ, ये सेल काम करेगा क्या? अच्छा इसमें सेल काम करेगा ना, क्योंकि ई सेल पॉजिटिव आ रहा है बेटा। अच्छा कौन सी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड होगी, हाँ वेरी गुड। तो बेटा सेल जब काम करता है तो फॉरवर्ड, और नहीं करता है तो बैकवर्ड। इज इट क्लियर? तो बेटा मैं दो क्वेश्चन छोड़ दूं, दो क्वेश्चन छोड़ दूं क्या? ओके, चलिए। पुलकित जसूजा नहीं छोड़ू, करवाऊं वो भी? अरे पुलकित जसूजा को नोट्स में सोल्व किए हुए ना यार। ऐसा तो ही नहीं कि मैंने वो क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं जो जिनके सॉल्यूशन नहीं थे, और मैं वो छोड़ रहा हूं जिनके सॉल्यूशन है। अब क्या करूं बोल? अनसोल्व तो मैंने सोल्व करवा दिए। चलिए, अब देखो बेटा, अपन नई हेडिंग डालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है बेटा, अभी कॉन्सेंट्रेशन सेल है ना, इसको थोड़ा समझना, बहुत सिंपल सा फंडा है। आप अगले 10 मिनट अगर है ना मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे ना, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे। देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या खास बात है, ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है कि आपका सेम एलिमेंट इज यूज्ड इन कैथोड एंड एनोड। पहला पॉइंट तो ये है।
अब आप कहोगे सर ये क्या लफड़ा हुआ कि दोनों एलिमेंट एक जैसे कैसे हो सकते हैं, तो अभी करते हैं बेटा डिस्कस। फिर देखो क्या सेकंड पॉइंट, कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ गैस विल बी डिफरेंट, है ना। या तो कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी या प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो डिफरेंट होगी। अब कैसे होगी, मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं बेटा, इसको आप थोड़ा समझें। पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। देखो बेटा एनोड और कैथोड दोनों जिंक के बने हुए, देख रहे हैं आप, एनोड एंड कैथोड दोनों जिंक के बने हुए। दोनों में इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ZnSO4 है, बट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अलग अलग लिए। देखो मैंने एक की C1 लिए, एक की मैंने C2 लिए, तो मैंने लिखा सेम एलिमेंट इज यूज्ड इन एनोड एंड कैथोड, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ गैस विल बी डिफरेंट। अब ये काम कैसे करेगा बेटा, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझना ढंग से। देखो बहुत आसान है, देखो बेटा सुनो, मैं लेता हूं एनोड, हो गया बेटा। फिर मैंने लिया कैथोड, क्या पहले इसकी इक्वेशन समझ में आई आप लोगों को। एनोड पे मैंने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या करवाया, रिडक्शन। आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोल लूं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, इसका रिडक्शन बोलो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड माइनस में आएगा ना बेटा, बोलो माइनस में आएगा ना, आएगा। तो मुझे बताओ कि ई नॉट सेल क्या आएगा फिर इसका, जीरो आएगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया का कोई सा भी कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, दुनिया का कोई सा भी कॉन्सेंट्रेशन सेल हो बेटा, उसका ई नोट सेल हमेशा ही जीरो आएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को। दुनिया का कोई सा भी कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, उसका ई नोट सेल हमेशा जीरो आएगा। रीजन, दोनों एलिमेंट सिमिलर है। बोलो उसी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का ही रिडक्शन हो रहा है। पार्टी देने वाला भी यही है, पार्टी लेने वाला भी यही है। बोलो, अरे समझ में आया क्या। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं इसमें ऐसा लिखता हूं कि Zn+2 C2 एंड Zn+2 C1। बोलो ये समझ में आया, Zn+2 C2 एंड Zn+2 C1, बोलो समझ में आया। ये तो कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी सॉलिड है, मतलब नहीं है। अब बताओ n की वैल्यू बताओ इसमें कितनी आ रही है। एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और वो कैथोड पे गए, तो n की वैल्यू 2 आ गई ना। अरे n की वैल्यू 2 आ गई ना बेटा। कोई ये मत देख लेना कि सर इधर भी Zn+2 इधर भी Zn+2, चेंज तो है ही नहीं। अरे आया बेटा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कैथोड पे रिडक्शन हुआ है, एनोड ने लूज किया है, कैथोड ने गेन किया है। बोलो, N2 समझ में आया। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस पे नर्स इक्वेशन लगाऊं तो माइनस, बोलो मैं ऐसा लिखूंगा, बोलो ऐसा लिखूंगा क्या, ऊपर C1 कंसंट्रेशन नीचे C2 कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर।
अब देखो बेटा, इस ई नोट सेल की वैल्यू तो कितनी होती है? ई नोट सेल की वैल्यू तो 0 होगी, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सेल लेंगे। अब देखिए, हमारे पास ये बचा, बोलो ये बचा कि नहीं बचा? बोलो ये बचा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर C2 ग्रेटर देन C1 है, तो बोलो ई सेल क्या आएगा? C2 ग्रेटर देन C1 है तो ई सेल पॉजिटिव आएगा, और ई सेल पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। तो बोलो ये सेल काम करेगा? ये सेल काम करेगा? देखो बेटा एक बात सुनो, इनमें ना, इसमें आपसे बस ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये सेल काम करेगा कि नहीं करेगा, उसकी कंडीशन क्या होगी? C1 ग्रेटर देन C2, C2 ग्रेटर देन C1, है ना, या इक्वल। अब देखो बेटा, इसको एक बहुत ही सिंपल सा फंडा समझाता हूँ। मुझे क्या बताओ कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, बेटा वो तो बन रहा है ना, एनोड पे तो Zn+2 अपने आप बन रहा है ना? बोलो। अरे कॉन्सेंट्रेशन C1 वाला तो बन रहा है ना? हाँ रूसी बेटा, ये देखो ये C1 वाला तो अपने आप बन रहा है, ये तो बन जाएगा, है ना, ये तो बन जाएगा। अब बताओ ये C2 कॉन्सेंट्रेशन वाला क्या हो रहा है? C2 कॉन्सेंट्रेशन वाला कंज्यूम हो रहा है। तो बेटा जो कंज्यूम हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ज्यादा लेना पड़ेगा ना। अरे जो कंज्यूम हो रहा है उसको ज्यादा लेना पड़ेगा, यानी C2 ग्रेटर देन C1 होना चाहिए, C1 होना चाहिए। अब देखो हमने नीचे क्या लिखा है बताओ, ये लिखा है क्या? क्या ये समझ में आया आपको? क्या ये समझ में आया? देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आपका एक आयन बन रहा है उसको कम रखो, अगर वो कंज्यूम हो रहा है तो उसको ज्यादा रखो। और एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो मैं इसको और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। देखो बेटा सुनो, ये सेल है, हाँ वो बेटा वो टू रह गया था, ठीक है, हाँ वो टू भूल गया था मैं। अब तो ठीक है, हो गया जी। हाँ बेटा। हाँ जी। हाँ बेटा सुनो, अब बताओ क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है? क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है क्या? अब बताओ बच्चों, अगर मैं इसमें एनोड बनाऊं, अगर मैं इसमें एनोड बनाऊं, बोलो ऐसा होगा? और मैं इसमें कैथोड बनाऊं, आप इन दोनों इक्वेशंस को देख के बता दो कि किसको ज्यादा रखना चाहिए, C2 को या C1 को? किसको ज्यादा रखना चाहिए? C2 शुड बी ग्रेटर देन C1 होना चाहिए क्या? देख लो बेटा, C2 कंज्यूम हो रहा है और C1 बन रहा है, तो आप चाहो तो, आप अगर लिखना चाहते हो तो करके देख लो दो। एन की वैल्यू 2 आ गई बेटा, एन की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं इक्वेशन लिख देता हूं देखो,
अच्छा बताओ इसका ई नोट सेल कितना आएगा? ई नोट सेल 0 आएगा ना। दुनिया का कोई सा भी कॉन्सेंट्रेशन सेल हो बेटा, ई नोट सेल 0 आएगा, 0 आएगा। आप रोक ही नहीं सकते। 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लोग, है ना बेटा। अब देखो अपन H प्लस ऐसा लिख दें, अपन ऐसा लिखते हैं कि H प्लस जो आपका था एनोड और H प्लस कैथोड, ये इन दोनों की पावर 2 लगेगी। इनको अपन आगे लाके पटक देंगे तो क्या बन जाएगा? फाइनली ये बन जाएगा क्या? बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो पावर आगे आएगी वो कैंसिल कर देगी क्या? अब देखो बेटा, एनोड वाले की कॉन्सेंट्रेशन हमने ली थी C1, इसकी ली थी C2। अब मैं इस माइनस को अगर मैं मर्ज करूं तो क्या आ जाएगा? C2 ग्रेटर देन C1। अब देखो बेटा, आप चाहो तो इसको सोल्व करके देख लो, और नहीं तो देखो आप अगर लॉजिक वहां लगाते हो ना तो आपका टाइम बच जाएगा। बोलो बच जाएगा टाइम? बहुत आसान सी बात है। जो बन रहा है उसको कम लें, जो कंज्यूम हो रहा है उसको ज्यादा लें। और करते हैं एग्जांपल बेटा, देखो सुनो, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, प्लेटिनम H2 P1 ATM H प्लस 1M H प्लस 1M H2 P2 ATM। क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है? क्या यह एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है? इस बार डिफरेंस किसमें है बेटा? इस बार डिफरेंस किसमें है? कॉन्सेंट्रेशन में या प्रेशर में? इस बार प्रेशर में डिफरेंस है, चेक करो। अब देखो बेटा, अब अपन अगर इसको लिखते हैं तो देखो बेटा, एनोड, तो एनोड हो गया H2 P1 ATM 2H प्लस, ठीक है, और ये हो गया। और कैथोड पे 2H प्लस हो गया बेटा H2 P2 ATM। ये दोनों इक्वेशन समझ में आई क्या? ये दोनों इक्वेशन समझ में आई क्या? अब देखो बेटा, H2 P1 ATM H2 P2 ATM, इन इक्वेशंस को देख के बताओ कि क्या ज्यादा लिखना चाहिए? P1 ग्रेटर देन P2, है ना? दिख रहा है? देखो इतना सिंपल है बेटा, इतना ज्यादा सिंपल है कि P1 ATM वाला कंज्यूम हो रहा है और P2 ATM वाला बन रहा है। बन रहा है ना बेटा? बोलो। तो n की वैल्यू 2 है ही। अगर मैं इसका लिखूंगा E 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log P2 अपॉन P1, इसको अगर अपन आगे सोल्व करेंगे तो 0.0591, ये बोलो, क्या ये क्लियर हुई बात? बेटा ये बात क्लियर हुई क्या? चलिए, तो फिर एक काम कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मुझे उस एग्जांपल को बताइए आप। ये बताओ, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है? क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है?
अब इसका फटाफट बता दो बेटा कि कौन ज्यादा होना चाहिए, C1 C2 या C2 C1। चेक करो बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इक्वेशंस लिखो। वेरी गुड अर्चिता। देखो बेटा सुनो, एनोड पर देखो क्या होगा, और कैथोड पर देखो क्या होगा। आप बताओ, C1 वाला कंज्यूम हो रहा है या C2 वाला कंज्यूम हो रहा है? C1 वाला कंज्यूम हो रहा है, तो जो कंज्यूम हो रहा है उसको क्या लेना चाहिए? ज्यादा लेना चाहिए। तो बोलो C1 ग्रेटर देन C2 आएगा? C1 ग्रेटर देन C2 आएगा क्या? चेक करके देखो कि क्या हम सही बोल रहे हैं क्या। देखो बेटा, हम लिखेंगे ई सेल 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 C2, और मैंने लिख दिया C1। एक काम करता हूं मैं, देखो अपन इसमें एक काम कर लेते हैं बेटा, ये देखो ये हो गया C2 C1, इसको ऐसे स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये Cl माइनस का जो कोफिशिएंट आ गया 2 है बेटा, है ना। ये स्क्वायर क्यों लगाया, समझ में आ गया क्या? अब देखो बेटा, ये आगे आएगा, कैंसिल हो जाएगा। बोलो हमने यही निकाला था क्या? क्या हमने यही कैलकुलेट किया था क्या? क्लियर है सबको? क्लियर है ये सबको बात? चलिए एक एग्जांपल और कीजिए फिर, एक एग्जांपल और करते हैं बेटा। ये बताओ बच्चों, वेरी गुड नैना मदान, इसको लिख लो बेटा, है ना, लिखने से आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए, समझ में आएगा कौन बन रहा है, कौन कंज्यूम हो रहा है। अरे बहुत आसान है, इससे सिंपल फंडा नहीं हो सकता। देखो, सबसे पहले एनोड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये P1 ATM वाला हो गया। कैथोड की बात कर ली, अब मुझे बताओ कौन सा प्रेशर वाला क्लोरीन बन रहा है, कौन सा प्रेशर वाला क्लोरीन बन रहा है? 1 वाला बन रहा है ना। और कौन कंज्यूम हो रहा है, कौन कंज्यूम हो रहा है बेटा? सेकंड वाला। तो जो कंज्यूम होता है उसको क्या करते हैं अपन, जो कंज्यूम होता है उसको ज्यादा लेते हैं। ज्यादा लेते हैं क्या? अरे लेते हैं, ठीक है। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेल, समझ में आया आप लोगों को?
देखो बेटा कंसंट्रेशन सेल में क्या ध्यान रखना है कि देखो आपके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही एलिमेंट के बने होंगे, है ना, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा कंसंट्रेशन के अंदर, या प्रेशर में, या दोनों में डिफरेंट हो सकता है। और इस सेल का ई नॉट सेल ऑलवेज क्या आएगा बच्चों बताओ, इस सेल का ई नॉट सेल ऑलवेज 0 आएगा। क्यों आएगा वो समझ, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड एक एलिमेंट के बने हुए हैं, है ना। और ये फंडा समझ में आया भैया, कंज्यूम वाला और बनने वाला, कोई डाउट? आगे चले बच्चों, आगे चले, चलिए एक बात बताइए बेटा, देखो अपन एक जेई 2012 में वही क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। एक बात बताओ, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है क्या? पहले इसको देख के इतना समझ में आया कॉन्सेंट्रेशन सेल है। अब देखो बेटा इसमें मैंने क्या क्या लिखा ध्यान दीजिए, मैंने एनोड की साइड लिखा है MM+2 और मैंने ब्रिकेट में लिखा है सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लीस्ट सॉल्यूबल सोल्ट MX2। ये लिखा मैंने लिखा है सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लीस्ट सॉल्यूबल सोल्ट MX2, ठीक है। और दूसरा लिखा M+2 0.001 M और ये M हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो मुझे ये कह रहा है कि इसका जो ई सेल है ना बेटा वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.0591 वोल्ट। तो कहता है कि KSP ऑफ MX2 बताना आप, KSP ऑफ MX2 बताना है। ये बेटा ये जेई 2012 का क्वेश्चन, तो करें इसको। देखो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दो। बोलो एनोड पे ये वाली इक्वेशन ठीक है, एनोड पे ये वाली इक्वेशन ठीक है, कैथोड पर ये वाली ठीक है। यहां तक कोई डाउट है क्या बेटा, यहां तक कोई डाउट है? अब बच्चों बताओ, इसका अगर अपन ई सेल लिखेंगे, ई नोट सेल तो 0 आएगा। बोलो, अब मैं लिख रहा हूं 0.0591, ठीक है। और मैं माइनस को बेटा मर्ज कर रहा हूं, बेटा माइनस को जब मर्ज करेंगे, वेरी गुड हर्ष, तो माइनस को मर्ज करने पर ये कैथोड और एनोड ऊपर नीचे कर दूं क्या? कैथोड के आयन की कॉन्सेंट्रेशन और एनोड के आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे कर दूं क्या? बोलो, माइनस को मर्ज करने पे सही किया है क्या? अब देखो बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल होने पे देखो इधर बचा 2 लोग M+2 कैथोड और M+2 एनोड। आप बताओ लोग की क्या वैल्यू ले कि उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। लोग किसकी वैल्यू 2 होती है? लोग 100 की वैल्यू 2 होती है बच्चों, होती है ना, ये तो पता है। इसका मतलब ये जो पूरा बना है हमारे पास,
M+2 केटाइन एंड M+2 एनाइन, ये 100 होगा, ये 100 होगा बच्चों, होगा बेटा। अब देखो आपको एक कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी, देखो कैथोड वाली कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ध्यान दीजिए, कैथोड वाली कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ना, तो कैथोड वाली तो आप रख दीजिए फिर 10⁻⁻3। तो अल्टीमेटली बताओ एनोड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, बोलो 10⁻⁻5 आ गया क्या? ये 10⁻⁻5 समझ में आया आपको? ये 10⁻⁻5 समझ में आया सबको? अब देखो बच्चों सुनो, आप बताओ इस MX2 को अगर अपन सोल्यूबलाइज करें, आपने लास्ट 11 में पढ़ा था बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना क्योंकि 12th बोर्ड में भी आते हैं आपके सोल्यूबिलिटी के क्वेश्चन, ध्यान से सुन लेना, ये बहुत ध्यान से सुन लेना बेटा। अब देखो अगर इसकी सोल्यूबिलिटी S होगी तो ये S और ये कितना बनेगा, ये 2S बनेगा क्या? देखो बेटा इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 से 1 और 1 से 2 बन रहा है। अरे इसकी स्टोइकियोमेट्री देखो, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो क्या मैंने सही किया है क्या? क्या मैंने सही किया है क्या? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, आपने एक तरह से देखो एम एनोड यानी एस निकाल लिया, ये तो निकाला देखो आपने भी, ये देखो ये, तो आपने एस निकाल लिया ना, एस सोल्युबिलिटी निकल गई। तो अब देखो इसका केएस भी आप कैसे लिखोगे, ये लिखोगे बच्चों, केएस भी ऐसे लिखेंगे, लास्ट 11th में आया था। ध्यान सुन लेना बेटा, बोर्ड में यहां से पक्का क्वेश्चन आता है आपका। फिर एस, फिर 2s का स्क्वायर, बोलो ये हो जाएगा 4s³। ये 2s समझ में आया? x माइनस की कॉन्सेंट्रेशन देखो बेटा 2s है। अब बताओ हमें KSP लिखना है, तो 4 और ये 10⁻⁻5 का क्यूब किया, तो 4 × 10⁻⁻15 आ गया। ये क्लियर हुआ क्या? बोलो बच्चों। अब कल बेटा अपन इस पे और क्वेश्चन करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 11th का एक बार टॉपिक सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कल पढ़ के आए, है ना? तो आपको कल वाली क्लास में बहुत इजीली समझ में आएगा।